देखो देखिए इधर जैसे इक्वेशन ऑफ मोशन हम जानते हैं, वही इक्वेशन ऑफ मोशन आपको पता है, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, b स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस का 2as। ये है हमारा ट्रांसलेटरी मोशन के लिए। किसके लिए? ट्रांसलेटरी मोशन। वैसे ही अगर हम रोटेटरी मोशन के लिए बात करें तो पहली इक्वेशन हो जाती है ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस का ट्वाइस ऑफ अल्फा थीटा। लिखो भाई पहले। हाँ हर्ष आ गए? यस सर। लिखिए ये है रोटेशनल मोशन के लिए इक्वेशन। ओमेगा नॉट है इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, अल्फा एंगुलर एक्सीलरेशन, थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और टी टाइम।
लिख लीजिए सभी। यस सर। ध्यान दें, कुछ और बेसिक बातें समझते हैं। देखिए भाई साहब, जैसे ये कोई सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, बनाइए फिगर, रेडियस r और ये v, इसे हम कहेंगे टेंजेंशियल वेलोसिटी। बनाइए। बना लिए? यस सर। अब जो समझाने जा रहे हैं उसमें अधिकतर स्टूडेंट्स गलती करते हैं, इसलिए कृपया करके ढंग से देखें। देखो भाई, ये हमारा सर्कुलर पाथ है जिसकी रेडियस हमने r मान ली है, और ये v वेलोसिटी से इसमें मोशन कर रहा है। आप याद कीजिए, हम पहले भी पढ़े हैं कि अगर v का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, यानी स्पीड कांस्टेंट है, तो उसे हम कहेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और अगर मान लीजिए v की वैल्यू यानी स्पीड कांस्टेंट नहीं है, तो हम उसे कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कुछ याद आ रहा है, नहीं आ रहा? यस सर। यस सर। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन सब बताया गया था। यस सर। ठीक है, समझिए। आप याद कीजिए, जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हुआ करता था तो उसमें बताया गया था केवल एक एक्सेलरेशन होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और जब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता था तो दो एक्सेलरेशन होते थे, एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ध्यान दें। तो जब हम बात कर रहे हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, वास्तव में नेम से ही क्लियर है, जैसे कि यहाँ बोला गया है, लिखा गया है टेंजेंशियल वेलोसिटी, तो वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी टेंजेंट के अलोंग ही होगा, और ऑब्वियसली वो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में ही होगा। तो आप ऐसे समझो, ये v इसकी वैल्यू इंक्रीज करने का जो काम कर रहा है, या हम कहें ये जो v इंक्रीज हो रही है टाइम के साथ, इस v का टाइम के साथ इंक्रीज होना का कारण v का टाइम के साथ इंक्रीज होने का कारण टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है। लिख लें इस बात को, लिखिए, इंक्रीजिंग ऑफ v with time is due to tangential acceleration.
ए से दिखा रहे हैं इसको। हाँ लिख लिए। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. V इज इक्वल टू होता है आर ओमेगा। ये V भाई टेंजेंशियल वेलोसिटी है, आर रेडियस है और ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी। इसका वेक्टर फॉर्म में हम इसको ऐसे लिखते हैं, ओमेगा क्रॉस आर। इसी को अगर हम एक बार डिफरेंशिएट कर दें तो dv अपॉन dt, और ये r d ओमेगा अपॉन dt, dv अपॉन dt बाई टेंजेंशियल एक्सेलरेशन r d ओमेगा अपॉन dt अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन। लिख लें a के लिए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अल्फा है एंगुलर एक्सेलरेशन। आर रेडियस। यहाँ ये समझाया जा रहा है कि ये अल्फा जो है, अधिकतर बच्चे यहाँ ट्वीट रहते हैं, अल्फा is related with tangential acceleration A. अल्फा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन से रिलेटेड नहीं, डायरेक्ट, मतलब डायरेक्टली ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन से रिलेटेड नहीं। ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? Yes, sir. हाँ अर्थ लिख लिए। Yes, sir. ए यानी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन टेंजेंशियल वेलोसिटी को बढ़ाने के काम आता है, तो अल्फा एंगुलर वेलोसिटी यानी ओमेगा को बढ़ाने के काम आता है। अल्फा है एंगुलर एक्सेलरेशन। सर ये जरूरी थोड़ा ना थे बढ़ाएगा ही सिर्फ। हैं? बोलो क्या कह रहे हैं? ये सिर्फ बढ़ाएगा एक्सेल वेलोसिटी। तो बताओ क्या करेगा, मुझे भी पता लगे, बताओ। सर अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में हुआ वेलोसिटी के, तब तो रिटार्डेशन भी तो हो सकता है। तो उसके लिए रिटार्डेशन वर्ड यूज करोगे ना? क्यों? उसके लिए स्पेशली रिटार्डेशन वर्ड यूज करना पड़ेगा। मैंने अभी तक रिटार्डेशन वर्ड यूज किया ही नहीं, मैंने एक्सेलरेशन वर्ड यूज किया। समझ गए नहीं? जब रिटार्डेशन होगा तो वो डिक्रीज है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? यस सर। तो कहने का मीन्स यहाँ पर यह है कि जो अल्फा है वो ए से रिलेटेड है, यानी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन से, सेंट्रीपिटल से नहीं। लिख लिए सभी? कुछ और बेसिक बातें हैं जो अक्सर जो है हमें यूज करनी होंगी, जैसे आप जानते हैं अगर कोई बॉडी एक चक्कर लगा ले सर्कुलर पाथ में तो वो 2 पाई एंगल घूम जाता है। बोलो। Yes, sir. Yes, sir. तो आप मान लीजिए किसी भी बॉडी ने कैपिटल एन चक्कर लगा लिए, तो इसका मतलब अगर हम कहें कि कैपिटल एन चक्कर लगाने पर वो कितना जो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा,
तो एक चक्कर में वही 2 पाई, तो n चक्कर में n से मल्टीप्लाई तो कर दोगे। सर आपने डिस्प्लेसमेंट बोला है ना? हाँ डिस्प्लेसमेंट बोला है, बोलो। तो वो 0 नहीं हो जाएगी? क्यों हो जाएगी 0? अब ये बताओ, तुम्हारी बात मान ली जाए। हैं? एक राउंड पूरा लिया सर, जहां से शुरू हुआ वहीं आ गया, तो अच्छा, डिस्प्लेसमेंट। तो जहां से शुरू हुआ वहां आ जाए तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है। यस सर। ठीक, और हमने क्या बोला था? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सुनो इधर, ये सही कह रहे हैं, इनकी जो बात है उसको थोड़ा कंफ्यूजन दूर करो। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस, एक चक्कर लगाने में डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। डिस्प्लेसमेंट 0 का मतलब जिसे हम टेंजेंशियल, वो ये ट्रांसलेटरी मोशन वाले को, मतलब ट्रांसलेटरी मोशन के केस में जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसे हम ट्रांसलेटरी डिस्प्लेसमेंट नहीं कहते हैं, उसे सिंपल वर्ड डिस्प्लेसमेंट यूज किया जाता है। लेकिन रोटेशनल मोशन के केस में जो डिस्प्लेसमेंट होता है, हमें उसे डिस्प्लेसमेंट नहीं बल्कि पूरा नाम लेते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। वृंदा समझ में आ रही है नहीं आ रही? यस सर। तो ध्यान दो सभी, सुनो, ये सही क्वेश्चन पूछे हैं। ट्रांसलेटरी डिस्प्लेसमेंट या सिंपल डिस्प्लेसमेंट क्या है, वो 0 होता है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं होता। सुन लीजिए इधर, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी है तो वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या होती है थोड़ा उसके बारे में समझ लो। जैसे ये है, अक्सर यही बात समझाई गई है इसी की हेल्प से। तो मान लीजिए कोई ऐसे चला, ऐसे घूम रहा है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ऑलवेज इसके प्लेन के परपेंडिकुलर होती। बात समझ में आ गई या नहीं है? तो जब वो ऐसे घूम रहा है या ऐसे घूमे, अगर सुनो, वो मान लो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, फिर क्या किया, वो क्लॉकवाइज घूम गया, तब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। बात समझ में आई नहीं आई? लेकिन अगर कोई घूम ही रहा है ऐसे बार 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 बार, तो प्लेन के परपेंडिकुलर होता है डिस्प्लेसमेंट, सॉरी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसीलिए उसकी डायरेक्शन में कोई जो है चेंज नहीं आता, इसलिए वो सब डिस्प्लेसमेंट ऐड होता चला जाता है। बात क्लियर हो गई नहीं? यस सर। इसीलिए वो 0 नहीं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता। तो भाई लिख लें, ये पहले तो ये लिखें टोटल, ये कुछ बेसिक फॉर्मूला है, टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट in capital N rotations थीटा इज इक्वल टू 2 पाई। ठीक है भाई? अरे लिख लिए नहीं? लिख लिए सर। लिख लिया सर। कोई बात समझ में नहीं आया तुरंत पूछ नहीं। आगे सुन, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एन, सॉरी 2 पाई फ्रीक्वेंसी कह दें, 2 पाई अपॉन कैपिटल टी कह दें, एक ही। अब थोड़ा यहां समझ लो क्यों बोला जा रहा है। देखिए, मान लीजिए हमें किसी न्यूमेरिकल में इनमें से कोई सी भी इक्वेशन यूज करनी है, मान लो पहली या दूसरी इक्वेशन में से कुछ यूज करना है, कोई भी इक्वेशन यूज करनी है, तो जो ओमेगा है यानी एंगुलर स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी, इसका यूनिट होता है रेडियन पर सेकंड। क्या होता है? रेडियन पर सेकंड। हाँ लिख लो भाई साहब, ये बनाया गड़बड़ कर लोगे। लिख लें भाई, यूनिट ऑफ एंगुलर स्पीड
या वेलोसिटी? रेडियन पर सेकेंड। कभी कभी न्यूमेरिकल में देखो, जो न्यूमेरिकल में गलतियां होती हैं, पर हम वो गलतियों से बचने के लिए मैं कुछ समझा। कहीं कहीं न्यूमेरिकल में वर्ड यूज करेगा, ये बॉडी इज मूविंग विद एंगुलर वेलोसिटी 5 साइकिल पर सेकेंड। नाम लेगा एंगुलर वेलोसिटी और बोलेगा 5 साइकिल पर सेकेंड। ठीक है, तो वो वास्तव में बोला जरूर है एंगुलर वेलोसिटी, लेकिन वो एंगुलर वेलोसिटी नहीं है, वो फ्रीक्वेंसी दी है। उसको आप पहले 2 पाई से मल्टीप्लाई करोगे, तब कहीं जाके आप जो है ओमेगा पाओगे। हाँ, अगर वो यही कहे ए बॉडी रोटेटिंग विद 5 रेडियन पर सेकेंड, तब वो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा दी है। आप समझ पा रहे हैं मैंने क्या कहा? Yes, sir. Yes, sir. न्यूमेरिकल में अक्सर ये बात उलझाता है वो बच्चे को, तो आप ध्यान देंगे कि हमें रेडियन पर सेकंड के साथ यूनिट दिया है या साइकिल पर सेकंड के साथ यूनिट दिया है। साइकिल पर सेकंड या हर्ट्ज, ये हैं आपके फ्रीक्वेंसी के यूनिट। ध्यान दीजिए, यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है साइकिल। शॉर्ट में ये लिखा हुआ मिलेगा, या हर्ट्ज, HERTZ, शॉर्ट में HZ लिखा मिलेगा। लेकिन आपको इसकी हेल्प से इसे फ्रीक्वेंसी को ओमेगा में कन्वर्ट करना। बात समझ में आई या नहीं है? Yes, sir. दूसरी बात, कभी कभी वो फ्रीक्वेंसी को साइकिल पर सेकंड में ना लिख के रोटेशन पर मिनट में लिख देता है। तो पहले रोटेशन पर मिनट को साइकिल पर सेकंड, यानी रोटेशन पर मिनट को रोटेशन पर सेकंड में चेंज करो। देखो, साइकिल पर सेकंड, रोटेशन पर सेकंड एक ही बात है। समझ में आया नहीं है? लिख लें इसको और ऐसे करके, इसको रोटेशन पर सेकंड, यानी ये एक ही बात। तो कभी कभी वो क्या करता है, रोटेशन पर मिनट दे देता है। तो फिर भी पहले रोटेशन पर मिनट को रोटेशन पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे, फिर रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे 2 पाई से मल्टीप्लाई करके, तब आप उन इक्वेशंस में लगा सकते हैं। भाई साहब, ये बातें तुम लोगों के समझ में आ भी रही हैं या नहीं आ रही? अगर ये बातें समझ में नहीं आई तो गलती होनी तय है। आ रही है सर। इसीलिए पहले ही हम ये सब बीमारी दूर कर लेते हैं कि हमें न्यूमेरिकल में क्या बोला गया है, तो उसका मतलब क्या है और हमें क्या समझना है और क्या हमें उसका जो है यूज करना। तो यूनिट ऑफ एंगुलर स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी रेडियन पर सेकंड, आपको सदैव रेडियन पर सेकंड में ही यूज करना है ओमेगा की यूनिट। लेकिन वो आपको न्यूमेरिकल में वो नाम देगा एंगुलर वेलोसिटी और यूनिट लिख देगा साइकिल पर सेकंड या रोटेशन पर सेकंड या रोटेशन पर मिनट या हर्ज एंड सो ऑन। तो सबसे पहले जब वो यूनिट को वेरीफाई करना है, आपको हर हाल में वो साइकिल पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। फिर उसके बाद 2 पाई से मल्टीप्लाई करके रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तब आप उन इक्वेशन जो ऊपर लिखाई थी उनमें आप उसका यूज कर सकते हैं। बात क्लियर हो गई या नहीं हो गई? ये 2 फॉर्मूले, ये और ये अक्सर आपको यूज मांगने को मिलेंगे। इनसे हमें काफी काम करना पड़े। किसी के माइंड में कोई डाउट हो तो पूछें, वरना फिर आगे बोलिए। भाई साहब, सबके समझ में आ गई बातें? Yes, sir. Yes, sir. हाँ आदिति, बात क्लियर हो गई? Yes, sir. यहाँ गलती होती है, वो गलती को ही दूर कर लिए तो हमारा काम बन गया।
चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो भाई साहब, जैसे हम वहां पढ़ते थे ट्रांसलेटरी मोशन में काइनेटिक एनर्जी, बहुत और भी बहुत इक्वेशन ऑफ मोशंस, ये सब तो इक्वेशन ऑफ मोशन रोटेटरी मोशन में लिखा दिए। तो जो हम वहां पर ट्रांसलेटरी मोशन में बातें हैं उनकी जगह रोटेटरी मोशन में क्या फॉर्मूले हैं वो बात करने जा रहे हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन तो लिख ही लिए, ध्यान दीजिए भाई। इधर हम लिख रहे हैं ट्रांसलेटरी मोशन, और इधर है हमारा टेबल रोटेटरी मोशन। और राधिका राधिका इतना ये डिजाइनिंग मत बना भाई। चलो इधर देखो रोटेटरी मोशन, देखो जो काम हमारे पास यहाँ था, अरे माइक बंद कर लो। देखो ट्रांसलेटरी मोशन में था F इज इक्वल टू एम है नहीं है। रोटेटरी मोशन में है होता है भाई फॉर्मूला टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा। मतलब ये हुआ ट्रांसलेटरी मोशन में जो काम F का है रोटेटरी मोशन में वही काम टाउ यानी टॉर्क का है। इज इट क्लियर और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. मास की जगह, मतलब ट्रांसलेटरी मोशन में मास जो था उसकी जगह रोटेटरी मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ने ले ली, और एक्सीलरेशन की जगह ले ली एंगुलर एक्सीलरेशन। समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. आगे समझते हैं। वहां पर काइनेटिक एनर्जी ये होता था हाफ एम वी स्क्वायर। मैंने बताया था वी वेलोसिटी नहीं होती है, स्पीड होती है, याद करो, समझाया था ये। तो Yes. ये है यहाँ रोटेशनरी मोशन में, रोटेटरी मोशन में के आर, आर फॉर रोटेटरी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है? Yes. Yes, sir. यहाँ पावर याद करो F डॉट वी हुआ करता था, फोर्स इंटू वेलोसिटी, मतलब फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट। यहाँ पर पावर ये लिख लेंगे P फॉर पावर, कभी बाद में P को तलाश करते रहे हैं। ये क्या है? टाउ डॉट ओमेगा। ये लिख लें भाई साहब नीचे, P का मतलब पावर, F तो याद रहेगा ही, V भी याद रहेगा, लेकिन जो याद ना रह पाए उसको लिख लीजिए। यहां वर्क डन हुआ करता था, याद करो F डॉट डी एक्स। बोलो। Yes, sir. यहां वर्क डन होगा टाउ डी थीटा।
याद कीजिए यहाँ F हुआ करता था dp/dt। P क्या है बताना भाई? मोमेंटम, चेंज इन ये मोमेंटम। यहाँ रुको, P लिखो लीनियर मोमेंटम, मोमेंटम नहीं, पूरा नाम लिखो। वैसे मोमेंटम सही है, लेकिन लीनियर मोमेंटम यहाँ, क्योंकि हम रोटेटरी और ट्रांसलेटरी में डिफरेंस कर रहे हैं ना, समझ गए? Yes, sir. अभी हमने ऊपर समझाया था, रोटेटरी मोशन में F की जगह कौन लेता है? Tau. हाँ, टॉर्क। तो ये होगा dl/dt। ये L है एंगुलर मोमेंटम, लिख लेना। अभी इसके बारे में डिटेल में समझाएंगे अभी थोड़ी देर बाद, मतलब अभी पढ़ना है, समझाने का मतलब। लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम एंड सो ऑन। हो गया? Yes, sir. Yes, sir. आप देख रहे हैं इन दोनों को कंपेयर करके कि जो जगह F की है वो इधर टाउ की है, जो M है वो इधर I है, जो A है वो अल्फा है। देख लो, सारी बातों से यही लग जाएगा। जो इधर डिस्प्लेसमेंट है उधर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। बोलो। Yes, sir. हाँ, अर्थ लिख लिए? हाँ, अर्थ लिख लिए नहीं? लिख लिया सर। और तबीयत कैसी है? ठीक है सर, पहले से। सभी भाई साहब लिख लिए सभी लोग, आप लोग ये टेबल? Yes, sir. Yes, sir. अब थोड़ा इस पर ध्यान दीजिए। ये आप ध्यान दें, जहाँ F इजिकल टू एम ए है और F इजिकल टू एम ए में न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में बहुत सारे न्यूमेरिकल। तो ये टाउ इजिकल टू आई अल्फा है, इसे भी कभी कभार सेकेंड लॉ ऑफ रोटेशनल मोशन कहते हैं। क्या कहते हैं? Second law of rotation. रोटेशनल मोशन। P इज इक्वल टू एम बी होता है, बोलो, मोमेंटम, मतलब भाई लीनियर मोमेंटम, बोलो। Yes. L इज इक्वल टू आई ओमेगा भी होता है। हो गया वैसे भी करना। Yes. आगे समझे। जैसे कोई भी बॉडी मोशन में है, मतलब हम ट्रांसलेटरी मोशन की बात कर रहे हैं। कोई बॉडी मोशन में है और हम
उसकी वेलोसिटी को इंक्रीज करना चाहते हैं तो क्या करेंगे भाई उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करने के लिए? बताओ कोई भी। क्या सर? कोई बॉडी मोशन में है, ट्रांसलेटरी मोशन में, और हम चाहते हैं उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करनी। तो उसकी वेलोसिटी को इंक्रीज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? क्या करें? एक्सेलरेशन हाँ एलिस बोले। बढ़ा दे। एक्सेलरेशन दे दो। आकाश आप भी कुछ बोले। सर रेडियस बढ़ा दो, सर्कुलर मोशन। कहाँ सो रहे हो क्या? सर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। सर फोर्स लगाना पड़ेगा। सारा सही कह रही है, सबके आंसर गलत है। सारा सही कह रही है। मैं आकाश सो रहे हो? ट्रांसलेटरी मोशन कर रहा है और रेडियस बढ़ा दें। रेडियस का क्या काम वहां? भाई बस मान लो तुम बाइक चला रहे हो और हम कह रहे हैं तुम्हारे बाइक की स्पीड बढ़ानी है, तो तुम उसके पहिया बढ़ा दोगे? आकाश यस सर। नहीं सर आप ठीक बोल रहे हैं, बढ़ाएंगे। भाई उसका सुनो, कुछ बच्चे कह रहे हैं एक्सेलरेशन बढ़ा दें, तो वो आंसर करेक्ट नहीं है। कारण मैं पहले भी समझाया गया हूँ क्लास में। अरे एक्सीलरेशन भी तो कहीं से पैदा होता है, उसको पैदा करने का सोर्स फोर्स है। समझ में आया नहीं है? तो आपको हर हाल में फोर्स बढ़ाना पड़ेगा, मतलब उस पर फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा। जो हम फिर बाइक फोर्स को भी वर्क पैदा करता है, फिर हम ये ना कहीं वर्क लगाना पड़ेगा, करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल सही कह रही है एलिस। पहले ध्यान से सुन ले एलिस, सुनो एलिस। फोर्स को वर्क पैदा नहीं करता है, सॉरी, हाँ फोर्स को वर्क पैदा नहीं करता है, बल्कि ये कहो वर्क को फोर्स पैदा करता है। सारी बीमारी की जड़ फोर्स ही है। तो एक बात बताओ एलिस, फोर्स क्या होता है? W इजिकल टू एफ डी कॉस थीटा, यानी फोर्स डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। बोलो। यस सर। तो एसेंशियल कौन हुआ, फोर्स या वर्क? फोर्स। फिर सारी बीमारी की जड़ मैं तो कह रहा हूं फोर्स ही है। फोर्स लगेगा, ज्यादा फोर्स लगाओगे तो ज्यादा वर्क होगा, ऐसे कहो। तो जो हमारी बस बाइक ट्रक ये होता है, तो ट्रक में जो इंजन या बाइक में जो इंजन लगा होता है वही तो फोर्स लगाता है। समझ में आया नहीं है? एक्सीलरेशन का सोर्स भी फोर्स ही है। ऐसे मत समझना कि F इजिकल टू एम ए, तो जैसे W इजिकल टू एफ डी है, ये तो सही है, यहां तो क्लियर है कि F इज द सोर्स ऑफ वर्क। लेकिन F इजिकल टू एम ए से ये मत समझ बैठना कि ए सोर्स है फोर्स का, नहीं। फोर्स सबका सोर्स है। एलिस बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? यस सर। तो आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। भाई बहुत कॉमन सेंस की बात है। अगर मान लीजिए आपको कहा जाए कि भाई चलो इस बस को धक्के देके स्टार्ट करना है, तो और आप 4-5 पर्सन है, फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन बस को जो है हिला भी नहीं पा रहे, तो ड्राइवर यही तो है भाई और ताकत लगाओ। तो जो जिसे हम ये कह रहे हैं और ताकत लगाओ, वो ताकत है क्या? फोर्स ही तो है। ठीक है। तो जब फोर्स लगेगा तभी एक्सेलरेशन होगा। हाँ, फोर्स लगेगा तो एक्सेलरेशन होगा या फोर्स लगेगा तो रिटार्डेशन होगा, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि फोर्स की डायरेक्शन क्या है। समझ गए? तो अब नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। अगर आपको स्पीड बढ़ानी है तो फोर्स को इस वेलोसिटी की डायरेक्शन में ही लगाना है। स्पीड घटानी है और घटा के उस बॉडी को रोकना है, तो फोर्स वेलोसिटी की डायरेक्शन के अपोजिट लगाना। इन दी सेम वे, अगर कोई बॉडी रोटेट हो रही है और आपको उसकी रोटेशनल स्पीड बढ़ानी है, तो टॉर्क लगाना है। तो टॉर्क बढ़ाना पड़ेगा। बात समझ में आ गई नहीं है? क्योंकि Yes. फोर्स की Yes, sir. जगह रोटेटरी मोशन में टॉर्क ले लेता है।
और अगर आपको कोई बॉडी रोटेट हो रही है और उसे रोकना है, समझ रहे हैं, तो इसका मतलब टॉर्क को आपको अपोजिट इस तरीके से अप्लाई करना है कि टॉर्क उसके रोटेशनल स्पीड के अपोजिट डायरेक्शन में जाए। बात समझ में आ ही नहीं है। कुल मिला के वहां वो रिटार्डिंग टॉर्क कहेंगे उसको। तो ये बातें समझ में आ रही हैं या नहीं? आ गई सर। हाँ, सारा बात क्लियर हो गई? यस सर। न्यूमेरिकल करते समय इन सब बातों को माइंड में रखोगे तो जल्दी और आसानी से आंसर पर पहुंच जाओगे। और ये अगर नहीं किए, ये बातें माइंड में नहीं रखी, तो फिर प्रॉब्लम में फंसना तय है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। टॉर्क के बारे में कल हम पढ़ रहे थे, उसी के बारे में अभी कुछ और भी समझें। याद करो, इस रॉड के जैसे कई सारे क्वेश्चन आपको समझाए थे। बनाइए भाई। ये इसके अबाउट घूम सकती है। बनाया भाई, लगाए फोर्स। क्या करना है सर? ये फिगर बनाओ। बना ली सर। अब ये बताओ भाई, ये मतलब ये जो दिख रहा है आप, क्या ये कोई कितना टॉर्क बना पाएगा? रॉड की लेंथ है L और ये इसका मिड पॉइंट। बताइए। सर इसमें डायरेक्शन कैसे देखेंगे? किसमें? सर कल आपने सिखाई नहीं थी डायरेक्शन, इसमें कैसे देखेंगे डायरेक्शन? तुम पहले डायरेक्शन को छोड़ो, बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है। पहले ये देखो कि ये इसकी जो बेसिक डायरेक्शन से पहले की बातें देखो। सर वही आई अल्फा लगा देंगे और आई इसका एम स्क्वायर बाय 12 है। अरे कहाँ पहुंच गए यशिका? आई सर अल्फा क्यों 0 आएगा। लगाओगे? टॉर्क निकालने के लिए 99% केस में फॉर्मूला वही लगेगा जो समझाते आए हैं, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसकी? एफएल। लाइन ऑफ एक्शन की रेफरेंस पॉइंट से। तो रेफरेंस पॉइंट है ये O। बताइए टॉर्क कितना आएगा इस F1 फोर्स का? बताओ आकाश। बाय 2। सर 0। 0 क्यों आएगा? सर इस तरफ फोर्स लगाने से घूमेगा ही नहीं। हाँ, बात आपकी सही है, आंसर आपका सही है, लेकिन एक्सप्लेनेशन में थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। ध्यान दीजिए। सर परपेंडिकुलर एंगल 90 का हो जाएगा उनके बीच में। अरे सुनो भाई साहब, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 होगी क्योंकि ये फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन इसको कट कर गया। बोलो। ओके सर। भाई फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन जब एक्सिस ऑफ रोटेशन को ही कट कर गई तो क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 नहीं हो गई? यस सर। यस सर। ये बात समझो। अगर ये बात समझ में नहीं आई तो फिर कुछ नहीं समझ में आएगा, फिर गलती होगी। देखो और समझो, मैं समझा रहा हूं। मान लीजिए एक फोर्स ये लग रहा है, तो आप देख रहे हैं इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगी, हाँ या ना? यस सर। और अगर मान लीजिए फोर्स हमने यहीं लगा दिया, मतलब ये यहीं लगा दिया हमने फोर्स, तो बताओ परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसकी 0 होगी नहीं होगी? यस सर। तो जब यस सर। अब
इस वाले केस में और इसमें अंतर क्या है, क्योंकि ये यहाँ आपको डायरेक्ट दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ हम तो लाइन ऑफ एक्शन आपको समझाए थे कि लाइन ऑफ एक्शन का मतलब क्या, आगे बढ़ाओ या पीछे घटाओ जरूरत पड़ने पर। अरे ये तो भाई सीधी सी बात है कि जब इसको आप पीछे घटा रहे हैं, पीछे की तरफ प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ये तो इस लाइन ऑफ एक्शन इसकी इस रेफरेंस पॉइंट को ही कट कर गई, तो फिर जीरो नहीं होगी इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बोलो यस सर। जब Yes, sir. परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो होगी तो सीधी सी बात है टॉर्क जीरो होगी। ये बात समझ में आई या नहीं आई? आ गई सर। आगे सर। हाँ तो इस बात को लिख लो भाई साहब, ऐसे नोट करके लिख लें। इफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ए फोर्स इंटरसेक्ट रेफरेंस पॉइंट, if line of action of a force intersect reference point, ब्रैकेट में ये भी लिख लो एक्सेस ऑफ रोटेशन, ब्रैकेट क्लोज, then that force will not produce any torque, या torque produced by that force is zero, ऐसे लिखो। बताइए भाई बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। आगे समझें। मान लीजिए एक फोर्स ऐसे लग रहा है, अब इसके कारण कैसे निकालें हम टॉर्क, थोड़ा उसके बारे में बात करते हैं। ये हमें थीटा दिया है भाई, एक बात बताइए, हम इस F2 के दो कंपोनेंट कर सकते हैं? यस सर। बोले F2 cos theta और F2 sin theta. एक तो ये F2 साइन थीटा Yes sir. और एक ये F2 cos थीटा। बोलो Yes sir. यस सर। कहने का मीन्स ये हुआ, अब आप फोर्स F2 मत मानो, ये मानो F2 साइन थीटा है और F2 cos थीटा है। बोलो Yes sir. यस सर। तो अब मुझे ये बताइए, क्या F2 cos थीटा की लाइन ऑफ एक्शन रेफरेंस पॉइंट को कट कर रही है या नहीं? यस सर। यस Yes. सर। एक कर रही है. तो इसका मतलब क्या हुआ, F2 cos थीटा कोई टॉर्क प्रोड्यूस करेगा? No sir. नो सर। और सर। F2 sin थीटा की लाइन ऑफ एक्शन की डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस L/2 हो गई, हाँ या ना? Yes. यस सर। इसका मतलब ये हुआ, जो फोर्स F2 दिया गया था उसमें से दो कंपोनेंट करने के बाद हमने कंक्लूड किया कि F2 sin थीटा विल प्रोड्यूस टॉर्क बट F2 cos थीटा विल प्रोड्यूस जीरो टॉर्क, हाँ या ना? Yes sir. लिख लो Yes. भाई साहब, F2 cos थीटा प्रोड्यूस कितना? जीरो। जीरो टॉर्क, और F2 sin थीटा प्रोड्यूस नॉन जीरो टॉर्क, हाँ या ना? F2 sin थीटा कितना टॉर्क प्रोड्यूस करेगा बताना भाई? FL/2 है F2 sin theta L/2। F2 sin थीटा L/2, और ये पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव, ये भी बोलो। सर नेगेटिव। पॉजिटिव। नेगेटिव। पॉजिटिव। F2 sin थीटा और ये L/2,
बातें क्लियर हो गई या नहीं? यस सर। हाँ जी, सभी के समझ में आ गया? एलिस समझ में आ गया आपके? नहीं एलिस? यस सर। सभी के समझ में आ गया? नहीं आया हो तो भाई साहब पूछ लें कृपया करके। बिठा दिया जाए? यस सर। यस सर। हाँ राधिका आ गए? राधिका? सर वो है नहीं क्लास में। शीतल है? यस सर। कहाँ गई राधिका? शीतल? सर पता नहीं। ये लिख लिए भाई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नो सर। समझ में आ गया सबके? यस सर। यस सर। देखो, ये एक रॉड है, फिगर बनाओ भाई। 1 मीटर है ये इसके अबाउट घूम सकता है। 5 न्यूटन का फोर्स, 2 न्यूटन का फोर्स, 3 न्यूटन का फोर्स, ये 45 है, ये 4√2 न्यूटन का फोर्स। आपको निकालना रिजल्टेंट टॉर्क। सर 3 न्यूटन वाली फोर्स का डिस्टेंस कितना है उससे? 3 न्यूटन का है, ये O और A का मिड पॉइंट है। ओके सर। सर -15/4 न्यूटन मीटर। देखें और अब क्या आ रहा है। सर मेरा तो 0.5 आ रहा है। हाँ आने दो, और के भी आएंगे भी अलग अलग। सर -15/4 न्यूटन मीटर। देखते हैं।
सभी का हुआ है नहीं? Yes, sir. हर्ष तुम्हारा कुछ हुआ? यस सर, बताइए। एक आया है सर। वेरी गुड, तुम्हारा नंबर 1। ठीक है, चलो अब ये बताओ यस सर। 5 का क्या आएगा? 0. सर 0। 0। तो ऐसे तो कौन पूछेगा, बेचारे को छोड़ देते हैं। इसका आएगा कितना? सर Minus. प्लस का 1। प्लस का 1 आएगा सर। 2 into 0.5 और ये आएगा भाई साहब एंटी क्लॉकवाइज यानी प्लस का, ये आ गया 1। यस सर। यस सर। 3 का आएगा 3 into 0.25, वो भी प्लस का, बोलो। यस सर। 25 दिया 75, ये प्लस का, बोलिए। यस सर ये सर। 0.25 कैसे लिया? अरे अलिस ये देखो भाई, 0.5/2. सी ए ओ का मिड ठीक पॉइंट, है सर। तो वो 0.5 तो उसका आधा, ओके सर। और इसके 2 कंपोनेंट एक इधर की तरफ, 4√2 sin 45, तो ये 4 और इधर की तरफ 4, बोलो। माइनस। तो ये वाला तो कोई भी प्रोड्यूस नहीं करेगा, ये वाला, बोलो। यस सर। और Yes, इसका sir. कितना आएगा? 4 into 0.5, लेकिन माइनस का, माइनस का। माइनस का 2। माइनस 2, -2 बोलो। सर। माइनस। यस सर। तो रिजल्टेंट कितना आ गया? माइनस का 2, माइनस प्लस का 1, +1 +3 प्लस का 0.75 है। यस। यस सर। तो माइनस का 1 प्लस का 0.75 कितना आ गया? फिर माइनस का 0.25। यस यस सर। सर, यही आया। माइनस बता रहा है कि ये रॉड को फाइनली रॉड क्लॉकवाइज घूमेगी। हाँ, क्लॉकवाइज। यस सर। लिख लीजिए। लिख लिए। यस सर। यानी इसका एक्सेलरेशन अगर हम निकालना चाहें, अगर रॉड का मास, लिख लो भाई, रॉड मास आपको दे दिया जो है 2 किलोग्राम, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/6, बोले। यस। यस सर। यस सर। और टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा होता है। टाउ आया 0.25, माइनस हटा दे रहे हैं, माइनस तो खाली ये बता रहा है कि वो क्लॉकवाइज घूमेगी। आई 1/6, तो अल्फा कितना आ गया? बोलिए भाई। 1.5 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। अरे हाँ या नहीं? यस सर। यस सर। हाँ कृतिका, ये समझ में आ गया? Yes, sir. हाँ यस भाई साहब, समझ में आ गया आपके ये? यस सर। अब देखिए, आपने अल्फा निकाल लिया। जब एक बार आप अल्फा निकाल लिए, तो अब आप उन इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करने के लिए फ्री है।
मान लीजिए अब आपसे ये पूछे फाइंड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, आफ्टर 2 सेकेंड। ओमेगा नॉट 0 क्योंकि रेस्ट से ही चलेगी, अल्फा है 1.5 और T2, तो ये आ गया कितना 3, और ये कितना आता है हाफ आई। आई था आपके पास 1/6, 3/4 जूल। देखिए हो गया भाई सबका? हेलो, हाँ भाई सबका हो गया नहीं? यस सर। बातें समझ में आ गई? यस सर। कोई प्रॉब्लम? नो नो सर। सर। मिटा दें? यस सर। यस सर। अब ध्यान दीजिए भाई, आगे समझते हैं। जैसे ये एक रॉड है और ये यहां पर हिंज है, ठीक है? ऐसे समझो ये हमारे पास एक रॉड है और ये इस पॉइंट के अबाउट घूम सकती है। हमने क्या किया है, इसको यहां इसके अबाउट इसे जो है एक स्ट्रिंग से टाई करके रखा है, मतलब इस एंड को उस स्ट्रिंग से बांध दिया है और स्ट्रिंग का एक एंड ऊपर बांध दिया। बात समझ गए नहीं? यस सर। अब हमने क्या किया, इस स्ट्रिंग को कट कर दिया। क्या कर दिया, इस स्ट्रिंग को कट कर दिया सर। तो जैसे ही स्ट्रिंग को कट करेंगे ये नीचे एक तरीके से ऐसे समझ लो कि ये नीचे ऐसे गिरने लगेगी। बोलो ऐसे ऐसे आएगी नहीं आएगी? यस सर। अरे हाँ या नहीं?
यस सर। यस Yes, सर। sir. तो आपसे पूछा जा रहा है t इक्वल टू 0 पर इसे कट किया गया, तो t इक्वल टू 0 पर ही इसका एंगुलर एक्सेलरेशन क्या हो, लिख लें आप पहले। एट t इक्वल टू 0 स्ट्रिंग इज कट। पूछ रहे हैं फाइंड इनिशियल एंगुलर एक्सीलरेशन। इनिशियल एंगुलर एक्सीलरेशन को आप ऐसे भी कह सकते हैं एंगुलर एक्सीलरेशन एट t इक्वल टू 0। बात समझ में आई नहीं आई? Yes, सर sir. इसके रोड के डायमीटर कुछ पैरामीटर। रॉड की लेंथ L है और रॉड का मास है M। अब थोड़ा इधर समझो भाई सभी बच्चे। एक तरीके से यही कहो ना कि रॉड ऐसे घूमना शुरू करेगी। बोलो भाई, रॉड ऐसे घूमना ही तो शुरू करेगी। सर 3GL 3G/L। देखते हैं, हो सकता है, पता नहीं, मुझे भी याद नहीं आंसर। तो एक बार बताओ, जब रॉड घूमना शुरू करेगी तो घूमेगी तो तभी जब कोई टॉर्क लगे। यस सर। अब आप ये देखें कि टॉर्क लगाएगा कौन अगर लगेगा तो क्लियर लगेगा सर mg। उसका वेट, क्योंकि t इक्वल टू 0 पर पूछा गया है, तो t इक्वल टू 0 पर रॉड हॉरिजॉन्टली हो, और ये हो गया उसका कहा जाए लाइन ऑफ एक्शन। बोलो Yes, sir. तो भाई साहब यही तो L/2 ही तो होगी लाइन ऑफ एक्शन। यस सर। mgl/2. तो इनिशियल टॉर्क पूछा जाए तो वो आ गया mgL/2। बोलो। Yes, sir. और Yes, टॉर्क इक्वल टू बताया गया था अभी थोड़ी देर पहले I अल्फा। और I इसके अबाउट रॉड का क्या होता है ml स्क्वायर अपॉन ml square upon 3। स्क्वायर अपॉन 12 नहीं लगाओगे? बोलो। यस सर। Yes, sir. m से m हाँ भाई, हो गया। यस सर सर। इसका बता दो। यस सर। ये है कांस्टेंट। बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? यस सर एक सर। बता दो। अल्फा, और ये इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन कहा जाएगा। इनिशियल का मतलब जिस मोमेंट पर आपने वो धागा कट किया है t इक्वल टू 0 पर। अब आप ये बताइए, अगर मान लीजिए हम ये कहें कि भाई t इक्वल टू 0 पर नहीं बल्कि जो है
किसी और टाइम पर, तो आप एक बात बताएं, जब ये किसी और टाइम पर पूछेगा मतलब 0 के अलावा, तो रॉड अपनी पुरानी पोजीशन यानी हॉरिजॉन्टल पोजीशन से नीचे आ जाएगी नहीं आ जाएगी? यस सर। यस सर। अरे ये बात समझ में आई नहीं आई? यस सर। देखो इधर, पहले रॉड थी ऐसे, और बाद में जो है कभी किसी टाइम पर कभी किसी और टाइम पर ये हो जाए। बोलो। यस सर। यस सर। ये तो रॉड की लेंथ तो अब भी एल ही रहेगी, ये थोड़ा ये कि नीचे अगर ये एंगल थीटा मान ले तो भाई साहब रॉड की लेंथ चेंज हो जाएगी। बोल। यस सर। अरे ये बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। ये लेंथ एल, तो अब ये बताइए किसी भी टाइम पर ये एंगल थीटा हो गया, तो समझे भाई साहब सभी, लाइन ऑफ एक्शन किसकी? वेट की, यही तो आएगी। यस सर। बोलिए। यस सर। यस। तो अब आप बता सकते हैं कि वेट की लाइन ऑफ एक्शन जब ये दिखा दी गई, परपेंडिकुलर अब डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी? लाइन ऑफ एक्शन का रेफरेंस पॉइंट ओ से, बताइए सर सभी। L/2 cos थीटा। बिल्कुल सही, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी ये, समझ गए? और ये होगी यहां से यहां तक L/2, इसीलिए ये आ जाएगी L/2 cos थीटा। बोलो। यस सर। यस सर। लिख लो भाई साहब। तो टॉर्क कितना आ जाएगा? इनिशियल टॉर्क मतलब ये इस समय टी टाइम पर टॉर्क थीटा जिस समय एंगल बनना है, mgl/2 cos थीटा। mgl/2 cos थीटा। और इसी को अगर हम भाई आई अल्फा के इक्वल करें और आई की जगह भाई वही लगा दें ml²/3, ml²/3 और ये mgl/2 cos थीटा, m से m कैंसिल, l कैंसिल, और ये अल्फा और रह गया, तो अल्फा कितना आ जाएगा? 3/2 यस सर। P/L cos cos थीटा। थीटा। हाँ भाई ये बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। देखो आप इसमें थीटा की जगह इनिशियल के लिए 0 लगाओगे तो पुराना वाला ही आंसर आ गया। यस। अरे इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए थीटा 0 हो जाएगा नहीं हो जाएगा? यस सर। और cos 0 की वैल्यू 1, तो भाई 3g/2l आ गया नहीं पुराना वाला आंसर? यस सर। बोलो। यस सर। अब वहां हमने लिखा था कांस्टेंट, सर लेकिन ये कांस्टेंट तभी सच है जब इनिशियल की बात हो रही है, वरना कांस्टेंट नहीं है। क्योंकि आप देखो नीचे जैसे जैसे रॉड नीचे गिरेगी थीटा चेंज होगा, यस सर। और जैसे जैसे रॉड नीचे गिरेगी थीटा चेंज होगा, थीटा चेंज होगा, तो रॉड नीचे गिरने के साथ ही ये ऐसे उसका जो एक्सीलरेशन एंगुलर एक्सेलरेशन चेंज हो जा रहा है। जब रॉड बिल्कुल वर्टिकल हो जाएगी तो थीटा 90 और उस समय अल्फा 0 हो जाएगा। हाँ या ना?
सर यस एक सर। पहले वाला बता दो। देखो मैं बता रहा हूँ, रुक जाओ। आप पहले इस पर ही निगाहें डालें, थीटा चेंज, भाई थीटा तो चेंज होगा नहीं जैसे जैसे रॉड नीचे आएगी। तुम लोग हाँ या ना यस में, सर। समस्या तो यही है। जब ये नीचे आएगी रॉड तो थीटा चेंज होगा, थीटा चेंज होगा यानी ये, और अब ये ऐसे, तो ये एंगल बढ़ता जा रहा है नहीं बढ़ता जा रहा है। यस सर। तो जब ये एंगल, इसका मतलब ये हुआ ये थीटा वेरिएबल, मतलब ये हुआ, वही समझाना चाह रहे हैं, जब ये यहां है तो थीटा 0 है इनिशियल केस में। तो इसी सामने वाले फॉर्मूले में जब थीटा की जगह 0 लगाओगे तो पुराना वाला आंसर पर पहुंच गया। पुराने वाले आंसर में इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन पूछा था, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ इसी से वहां पहुंच गए, नहीं पहुंच गए। 3g/2l तो आ रहा है ऊपर वाला भी ये, यस सर। और वो थीटा इक्वल टू 0 पर आ रहा है, इसलिए हमने कह दिया कि वो इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन। और जैसे जैसे अब ये नीचे गिरेगी तो थीटा की वैल्यू चेंज, थीटा की वैल्यू चेंज, cos थीटा चेंज। इसीलिए जो है रॉड के गिरने के पोजीशन के साथ ही एंगुलर एक्सेलरेशन हर एक मोमेंट पर अलग अलग होगा, ये बोलना चाह रहे हैं। और जब ये रॉड बिल्कुल वर्टिकल हो जाएगी यानी ऐसे, तो थीटा 90 और cos 90 की वैल्यू 0, यानी उस समय एंगुलर एक्सेलरेशन हो जाएगा 0। 0। सभी के लिए कोई बात अगर समझ में नहीं आई हो तो पूछो। सर ये कोस थीटा वाली समझ नहीं आई, मतलब जो आपने अभी बताया वो तो समझ आ गई कि कैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में पहुंच जाएंगे। जिसमें हमने t इज इक्वल टू mgl/2 कोस थीटा लिखा, ये नहीं समझ आया। किसकी बात कर रहे हो ये? यस सर। भाई देखो, ये l/2 है या नहीं है, बोलो बोलो। यस सर। तो जब ये l/2 है तो इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालोगे तो l/2 cos थीटा आएगा नहीं आएगा? यस सर। तो भाई l/2 cos थीटा आई तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है रेफरेंस पॉइंट से यस सर। लाइन ऑफ एक्शन का, तो ये यहाँ लगा दिया और mg से मल्टीप्लाई कर दिया, तो टॉर्क आ गया नहीं आ गया? यस सर। और टॉर्क यानी टाउ, हमने जो आई अल्फा जानते हैं, हम आई ml²/3 हो गया, सॉल्व कर लिया, अल्फा मिल गया। बोलो। यस सर। सर एक बार ऊपर वाली स्लाइड दिखाना, इससे ऊपर वाली। देखो वहां तो रॉड हिली नहीं थी ना अपनी जगह से, वो तो इनिशियल पोजीशन थी, तो थीटा 0 था। तो सर आपने ये सेंटर से क्यों लिया? वेट कहाँ लगता है? सेंटर पे तो लगता है वेट। रॉड का मतलब किसी का भी वेट उसके सेंटर पर ही लगेगा, सेंटर ऑफ मास पर। तो रॉड का सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है? उसका मिड पॉइंट। बोलो जल्दी। यस सर। पूछो, और कुछ पूछना है तो पूछिए। सर अब नीचे कर दो स्लाइड, वो नीचे वाला थोड़ा सा रह गया लिखना। अभी आधा घंटे का टाइम मिलेगा, अगली क्लास 2 बजे है, उस बीच में देखना घर बैठ के कोई बात समझ में नहीं आए तो अगली क्लास होने से तुरंत बाद पहले वही क्लियर कराएंगे, क्योंकि पहले ही समझा दिया गया है, चैप्टर आसान नहीं है, इसलिए बातें क्लियर होनी चाहिए। ओके सर। ठीक है भाई, बंद कर दें। यस सर। यस सर।